जी, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर होंगे। तो सर, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट अपना शुरू कर दिया था और हमने लगभग अपना इलेक्शन देख लिया था, इम्पीचमेंट देख ली थी, ठीक? और ओथ, कंडीशंस, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक? तो इसी के आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है आज, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट हाउस। क्या है भैया कि वैकेंसी मतलब प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी कब कब खाली सकती है, कौन कौन सी कंडीशन में। या तो सर जब प्रेसिडेंट साहब के 5 साल पूरे हो जाए तब, या फिर जब वो अपना इस्तीफा दे दें, रेजिग्नेशन दे दें, ठीक। तीसरा, ऑन इज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, या तो इम्पीचमेंट हो जाए उनका, या फिर उनकी मृत्यु से, या फिर कोई अदर एग्जांपल हो सकता है जैसे कि डिस्क्वालीफाइड, ठीक। बात समझ आई इलेक्शन केस पे। तो ये सब चीजें जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द इसमें से देखो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर इस वजह से प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट होती है तो हम क्या करते हैं इसके बारे में, ठीक। तो व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द expiration of the term of the sitting president, and election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term। क्या बोल रहा है सर कि अगर प्रेसिडेंट का जो सीट है वो वैकेंट होती है 5 साल मतलब टर्म की वजह से, तो वो बोल रहा है जल्दी जल्द इलेक्शन कराना चाहिए टर्म के एक्सपायर होने से पहले। इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज, मतलब कि अगर किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हो पाते हैं समय से और नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ पाते, तो जो पुराना प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू चार्ज में रहेगा, ठीक। दिस इज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरिगम, ठीक। इसका मतलब कि टू प्रिवेंट मतलब वो जो गैप आता है ना वो ना आए, बस यही कहना चाह रहा है, ठीक। कि मतलब जैसे चल गया तो वो जो वैकेंट सीट है, वो जो गैप है कि नए और पुराने के बीच में हट जाता है तो फिर वैकेंट रहती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके सर। अब फिर क्या बोलता है, इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। अगर रिजाइन की वजह से, रिमूवल की वजह से मतलब इम्पीचमेंट की वजह से, मृत्यु के कारण या किसी और कारणवश अगर ऐसा होता है, उसके बाद ही 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराना पड़ता है, ठीक। टर्म का मतलब 5 साल पूरे होगा तो उसके लिए तो अलग है, पर किसी और चीज की वजह से, चाहे रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, इम्पीचमेंट हो, मतलब वही बात, या डेथ से, तो आप इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ, 6 महीने के अंदर आपको क्या कराना पड़ता है, इलेक्शन कराना पड़ता है। When a vacancy occurs in the office of the president due to resignation, removal, death or otherwise, the vice president act as a president। अब सर हमने अभी भी बात करी थी कि वो जो कि जो इंट्रैग्नम है कि जैसे वैकेंट ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये तो इसमें भी आ सकता है कि मान लीजिए अगर रिजाइन हो गया, डेथ हो गई, तो 6 महीने का जो गैप है उसमें तो प्रेसिडेंट की सीट खाली रहेगी। उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे सर? उसके लिए हमारे जो छोटे हैं, प्रेसिडेंट के जो छोटे भाई हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनको बना दिया जाता है एज एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट का ओहदा तो नहीं दिया जाता, मतलब सिर्फ बोला जाता है कि ये प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेंगे, ठीक। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो किसकी जगह, वो कैसा एक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह। कब तक? जब तक इलेक्शन नहीं हो पा नए इलेक्शन नहीं हो जाते नए प्रेसिडेंट के। ओके सर। इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अगर मान लो भैया उसके छोटा भाई भी नहीं हो, तो क्या होगा, जो चीफ जस्टिस जो होगा इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का, वो उनका प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और अगर भैया चीफ जस्टिस भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो करेगा। ठीक, बात समझ आ गई? मतलब हर चीज का बैकअप है। प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं होता सीनियर मोस्ट जज। अब ऐसा नहीं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट खाली रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जिनके नाम लिए वो कैसा एक्ट करेंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम पे काम करेंगे। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके। When any person, that Vice President, Chief Justice of India, or the senior most judge of Supreme Court is acting as the President or discharging the functions of the President, he enjoys all the powers and immunities of the President and is entitled to such emoluments, allowances and privileges are determined by the Parliament। बात समझ में आ गई? मतलब जो भी प्रेसिडेंट के नाम पे जो काम कर रहा है उसको प्रेसिडेंट जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, भले ही चाहे वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हो, भले ही चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, पैसे से किसी से भी रिलेटेड, ठीक।
जैसा आप प्रेसिडेंट को ट्रीट कर रहे थे वैसे ही जो प्रेसिडेंट की जगह पे अभी एक्ट कर रहा है, अभी जो काम कर रहा है, ठीक, वो उसको भी आप प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसकी बात समझ आ गई सर। वैकेंट की थोड़ी बहुत बात करी कि सर अगर मान लीजिए कभी हो जाए तो क्या होगा। अगर टर्म की वजह से हुआ, मतलब 5 साल की वजह से हुआ, तो जो पुराना प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेगा। पर अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ की वजह से हुआ तो भैया प्रेसिडेंट, तो उसके बाद हमें 6 महीने के अंदर किसी भी करके आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तब तक के लिए कौन प्रेसिडेंट का कुर्सी कार्यभार संभालेगा? या तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नहीं हुए तो सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, रिमेंबर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, और ये सब जब काम करेंगे तो इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज अ प्रेसिडेंट। जो भी इम्यूनिमेंट, जो भी इम्यूनिटीज प्रेसिडेंट आपको मिलती थी वो इन सबको मिलेगी, बस दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सर बात करते हैं, देखो हमने बात कर ली इलेक्शन की, कौन से आर्टिकल में आता था? रिमेंबर 54। ठीक, उसके बाद हमने बात करी थी भाई इसके डिस्प्यूट्स कौन संभालता है? इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल? 71। ठीक, फिर ओथ 60 कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर वैकेंट हो गई तो वो अलग कहानी है। अब हम बात करते हैं कि भैया पावर जो होती है, पावर्स और फंक्शन प्रेसिडेंट साहब के पास कहाँ होती है, मतलब कौन कौन सी पावर्स और फंक्शंस होती है प्रेसिडेंट साहब के पास। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स की वजह से। एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होती है हमारे प्रेसिडेंट साहब के अंदर? प्रेसिडेंट साहब के पास क्या बोलता है? ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, मेन क्या है भैया, आपके जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं पीएम को, अदर मिनिस्टर्स को, एजीआई को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी को, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, सीएसी चीफ इलेक्शन कमीशन को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, और साथ ही साथ गवर्नर। ठीक साहब, गवर्नर के इलेक्शन नहीं होते। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एजेंट। किसका? सेंटर गवर्नमेंट का एजेंट बोलते हैं, या फिर आप प्रेसिडेंट का एजेंट भी बोल सकते हो। ठीक, बात समझ आ गई। तो अपॉइंट करते हैं पीएम को, एजीआई को, सीएजी को, सीईसी को, अदर इलेक्शन कमीशन, और चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक, वैसे ही अगर जैसे हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, पर अगर गवर्नर से मैं ले लूँ तो गवर्नर मान लो इनकी जगह होता तो भैया उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती? वो सीएम को करता। ठीक, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को करता, अदर इलेक्शन कमीशन को करता, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जो भी स्टेट का स्टेट पीएससी का करता। ठीक, इन सबको करता। सेम है पावर्स, बस थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, आगे क्या है? ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स ऑफ द यूनियन। भैया ये देख सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनियन। ठीक, ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन। और कोई भी अगर जैसे सेंटर स्टेट या फिर स्टेट स्टेट में कोई भी दिक्कत आती है तो भैया कोई कमीशन किसी को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उनको कोऑपरेट बना के रखें। बात समझ आ गई एग्जीक्यूटिव पावर में। फिर ये बोलता है कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। जैसे कि साहब प्रेसिडेंट जो है स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, वैसे ही यूटीज में अपने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक, ताकि जैसे यूटी की जो भी है उनकी देखभाल करे और उनको बताए। फिर बात आती है, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। वही किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी जो भी जुड़ी चीज है, जो पावर है, वो इनके पास रहती है। ठीक, बात समझ आ गई। एग्जीक्यूटिव पावर में कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, ये पीएम से इन सबको अपॉइंट करते हैं, सीएम बोल रहा हूँ, पीएम, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी मेंबर, इन सबको अपॉइंट करते हैं आपके पीएम साहब। ठीक है, ये सब मेन है। अब बात करते हैं सब लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? ही कैन सम, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक, थोड़ा ध्यान से। ही कैन समन और prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He can also summon a joint sitting of both houses of parliament which is presided over by the speaker of the Lok Sabha. देखो सर, दो चीजें थोड़ा ध्यान से समझो आप। ध्यान समझो यहाँ पे। देखिए सर, अब ये हमारा पार्लियामेंट है, इसमें दो हाउसेस होते हैं, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ। लोकसभा को सर कौन देखता है, मतलब हेड कौन होता है? जो बैठता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्पीकर। ठीक, कोई भी दिक्कत?
विकास, हाँ, ठीक है सर। और राज्यसभा को कौन करता है? चेयरमैन। सर ये चेयरमैन कौन होते हैं? ये इनका छोटा भाई होता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट होता है। इनके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। अब पार्लियामेंट के दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। राज्यसभा को कौन करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? आपके वाइस प्रेसिडेंट। अब समन और प्रोरगेव मतलब होता क्या है कि देखिए, एक तो समन मतलब, तो पहले बता दूं कि समन मतलब होता है बुलावा। बुलावा, ठीक, मतलब बुलाना, ठीक। अब, ठीक, और जो दूसरा वर्ड हमने पढ़ा, प्रोरोग, यार क्या हो गया था? 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, इसका मतलब होता है अ, थोड़ी देर के लिए, क्या बोलते हैं प्रोरोग का मतलब? पोस्टपोन बोल दो आप, हाँ। क्या बोल दो सर आप? पोस्टपोन बोल दो, ठीक। और जो हमने एक और बात करी, डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब क्या होता है? डिसॉल्व मतलब सर आपका होता है मतलब खत्म कर देना, एक तरीके की यही मानो आप, ठीक। अब देखो सर, क्या होता है कि हमने बोला था कि सर प्रेसिडेंट जो है वो आपके पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक। तो जब भी लोग देखो, हमारी जो लोकसभा है वो 5 साल की रहती है। 5 साल के बाद इसको डिसॉल्व कर देना पड़ता है। पर राज्यसभा जो होती है वो नॉन डिसॉल्व, मतलब ये कभी राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये कंटिन्यूअस चैम्बर होता है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक। बात समझ आ गई? तो भैया आपके जो प्रेसिडेंट साहब है, मान लो जैसे इसने पहले बोला, ही कैन समन और प्रोड्यूस द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा और एंड ज्वाइंट सिटिंग। तो समन मतलब जब कभी भी सेशन होते हैं, जैसे हमारे ना 3-4 सेशन होते हैं, जैसे विंटर सेशन सुना होगा आपने, ठीक, बजट सेशन होगा, सब जो सेशन होता है इनको जब आना रहता है तो उनको बुलाता कौन है? भैया आपके स्पीक प्रेसिडेंट, मतलब ऑर्डर देते हैं कि हाँ भैया ये सेशन का वो है तो आप आ जाओ, ठीक। और इनको अगर पोस्टपोन करना रहता है सेशन को तो कौन करता है? पोस्टपोन। हालांकि जो संभालता है, जो आगे की चीजें करता है वो स्पीकर ही करता है, बट इनके पास वह पावर है, किसके पास? सब प्रेसिडेंट के पास, ठीक। दूसरी बात, मान लीजिए कोई बिल है, ठीक, कोई बिल है, तो अगर वो बिल पहले लोकसभा में जाता है तो उसमें मान लीजिए कितने में, देखिए, ज्वाइंट सेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी कारणवश दोनों हाउसेज में किसी एक मत पे सहमति नहीं बैठ रही तो तब हम उसको ज्वाइंट सेटिंग बुलाते हैं। कौन बुलाता है साहब? आपके प्रेसिडेंट। जैसे कि मान लीजिए ये लोकसभा है, ये आपका सर राज्यसभा है, ठीक। कि कोई बिल है, जैसे जनरली देखिए बिल भी ना 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन सब की बात है। तो जैसे सभी बिल पे तो नहीं, हम इसके बारे में भी एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझिए कि जब किसी बिल के चलते दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट या फिर मतलब किसी एक पे विचार नहीं बन पाता है तो उस चीज को हम डेडलॉक बोलते हैं, ठीक। मतलब किसी एक बिल पे जब दोनों की सहमति नहीं हो पाती है तो हम उसे डेडलॉक बोलते हैं। इस कारण के लिए प्रेसिडेंट को क्या क्या बुलाना पड़ता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है, ठीक, ताकि दोनों हाउस एक साथ बैठे और उस बिल पे विचार विमर्श करें, ठीक। और रही बात इस ज्वाइंट सिटिंग को कौन देखता है, प्रिस्क्राइब कौन करता है? वो करते हैं सर आपके स्पीकर, ठीक। अगर स्पीकर एब्सेंट होगा तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक। अब मैंने बोला था कि भैया हर 5 साल बाद आपका लोकसभा डिसॉल्व होता है, क्यों सर? क्योंकि हर 5 साल बाद नई सरकार आती है। वो बात अलग है कि पुरानी सरकार ही अगर उसमें आ जाएगी, पावर में आ जाएगी तो क्या होगा, वो बात अलग है। पर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, इसलिए हर 5 साल बाद आपकी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और वो कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट साहब। He can also summon a joint sitting of both houses of parliament which is presided over by the speaker of the लोकसभा। इसको कौन संभालेगा? कौन? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर ये एब्सेंट रहेंगे तो कौन संभालेगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या बोलता है? ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। अब देखो, मतलब ही कैन, ऐसा वो नहीं है कि भैया जैसे मान लीजिए 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, फिर नए इलेक्शन होते हैं, तो नए इलेक्शन का जो पहला सेशन होता है उसमें कौन डिसाइडेड रहता है, मतलब उसमें कौन जाता है, एड्रेस कौन करता है पार्लियामेंट को? आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक। या तो हर जनरल इलेक्शन का पहला या फिर हर सेशन का पहला, ठीक, हर साल का पहला सेशन। बात समझ में आ गई कि भैया आपका लोकसभा डिसॉल्व हो गया, नए इलेक्शन हुए, तो जो पहला सेशन
कौन एडमिनिस्टर करेगा, कौन एड्रेस करेगा, आपके प्रेसिडेंट साहब। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, मेन ये दो चीजें अभी अभी पढ़ी अपन लोगों ने कि आपका जो प्रेसिडेंट साहब है वो पार्लियामेंट को समन भी कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं। ठीक, डिसॉल्व कर सकते हैं और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कब कब होती है भैया लोकसभा की आपकी डिसॉल्व? 5 साल बाद, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ वो किसी बिल पे अगर डेडलॉक सिचुएशन बनती है तो समन करते हैं ज्वाइंट सिटिंग, जहाँ पे दोनों हाउसेस एक साथ बैठ के उस बिल के बारे में पढ़ते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक, और उसको कौन प्रिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक, फिर हमने ये एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को कब? हर इलेक्शन के फर्स्ट सेशन पे या फिर हर साल के पहले सेशन। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ही नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्य सभा फ्रॉम अमंग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। अब देखो, हमने बात करी थी सर कि इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। रिमेंबर, हमने इम्पीचमेंट और इलेक्शन दोनों टाइम में देखा था। तो सर नॉमिनेटेड क्या होते हैं? कि जो प्रेसिडेंट साहब जिनको चुनते हैं, हर किसी को चुन रहे हैं क्या? नहीं, जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, किसका? लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का, सोशल साइंस का। ठीक, जैसे अलग अलग एक्टर आपने देखा होगा यार, होते हैं। ठीक है, मैं पता नहीं, नाम भी भूल के बहुत सारे हैं। ठीक है सर, तो वो लोग नॉमिनेटेड है, वो लोग कहीं इलेक्ट होके नहीं आए, उनको प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्ट नॉमिनेट किया है। फिर आती है कि हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ द बिल ऑफ द पार्लियामेंट। अब मैंने बोला था ना कि भैया आपके जो बिल होते हैं कई तरीके के बोले, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। अब कुछ बिल में हमें अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें अपने प्रेसिडेंट साहब के पास जाना पड़ेगा कि क्या सर हम इस बिल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या पार्लियामेंट में? देखो, कोई भी चीज लाते हैं ना, तो जब तक मान लो लोकसभा राज्यसभा से पास हो रहा है तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? बिल। अब जब इन दोनों जगह से पास हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करेंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा या फिर लॉ बन जाएगा, जो भी होगा। ठीक, वो क्या बन जाएगा? एक्ट और लॉ। ठीक, जब तक प्रेसिडेंट साहब के साइन नहीं होते तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। ठीक, इसलिए किसी बिल में प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ये देखो, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब तीन चीज आती है। क्या सर, क्या तीन चीज? हमने अभी बिल के बारे में बात करा, तो बिल में भी तीन चीज आती है। बताते हैं। एक इनकी नई पावर होती है, नई क्या मतलब पावर ही होती है, वीटो पावर। वीटो पावर भैया कब लगाते हैं? वीटो पावर हम लगाते हैं बिल के लिए, हम नहीं, प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं बिल के लिए। कौन कौन सी वीटो पावर होती है? तो तीन टाइप की वीटो पावर होती है। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो, तीसरी होती है पॉकेट वीटो। क्या होता है एब्सोल्यूट वीटो में? क्या होता है? पावर टू विथहोल्ड इज असेंट टू बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। अब मान लीजिए साहब कि ये सर आपका लोकसभा है, ये सब आपका राज्यसभा है। एक बिल था भैया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वोटिंग हुई, पास हो गया। फिर कहाँ जाएगा सर? राज्यसभा में। हमेशा याद रखो, एक हाउस से दूसरे हाउस में हमेशा जाता ही जाता है, ऐसे सीधे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है। एक बिल आया, बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वोट हुआ, वो पास हो गया। अब लास्ट कड़ी क्या बचती है? प्रेसिडेंट साहब बचते हैं। अब वो बिल कहाँ जाएगा? इधर इनके पास जाएगा, काय के लिए भैया? अपनी साइन करने के लिए जाएगा। अब प्रेसिडेंट साहब तीन चीज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं वीटो पावर। या क्या कर सकते हैं? या तो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। वो क्या होता है? पावर टू विथ होल्ड इज एसेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट, द बिल देन एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। अगर उस बिल को क्या बोलते हैं, आपके प्रेसिडेंट साहब ने अपने पास रख लिया, कुछ नहीं किया, साइन वाइन कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया प्रेसिडेंट साहब उसको पास ही नहीं करवाना चाहते, तो बिल खत्म हो गया है, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, अब वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने उस बिल को अपने पास रख लिया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो, मतलब पूरी तरीके से वीटो लग गया, उसका काम तमाम है, कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सर आता है दूसरा, सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendment and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill। समझो सर क्या बड़बड़ा गया। हमने बात की कि भैया लोकसभा से बिल पास हुआ, फिर वो राज्यसभा के पास गया गया, अब वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के साथ। तो प्रेसिडेंट साहब या तो ये कर सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो कि उसको अपने पास रख लें, और तो वो कुछ समझ जाए कि अरे यार प्रेसिडेंट साहब तो कुछ नहीं कर रहे, मतलब बिल का तो काम तमाम हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, एक्ट ही नहीं बन सकता।
या फिर अगर वो सस्पेंसिव वीटो लगाए मतलब कि उन्होंने बिल को पढ़ा और उन्हें लगा कि यार इसमें कुछ सही करना चाहिए, मतलब ये गलत है, इसको भैया करेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने इस बिल को वापस भेज दिया कि नहीं भैया इसमें कुछ कुछ गलती, इसको थोड़ा सुधार लो। तो क्या करेंगे, या तो जो भी बिल होगा तो वो सुधार के इंट्रोड्यूस करेंगे दोनों में फिर से। इसमें इंट्रोड्यूस किया पास हो गया, फिर इंट्रोड्यूस किया पास हो गया, और फिर इनके पास जाएगा तो सुधार के बाद चेक करेंगे। पर अगर उन्होंने सुधार नहीं किया और ऐसे ही भेज दिया कि मतलब जो उन्होंने बोला था कि भैया इसको थोड़ा सुधार लो, इन्होंने सुधार नहीं किया, यहाँ से कराया पास करवा दिया, फिर यहाँ से पास हो गया, फिर इनके पास जाएगा, तो ये वापस नहीं बोल सकते कि सर हमने आपको पहले सुधारने को बोला था, आपने नहीं सुधारा। ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, इनको जबरन में साइन करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है, ऑब्लिगेटरी है कि इनको साइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो। कि अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए कोई बिल भेजा है, अगर रिकंसिडर हो गया तब तो भैया वो तो साइन कर ही देंगे, पर अगर विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है, कुछ चेंज, अगर बगैर अमेंडमेंट के वो पास होके वापस उन्हीं के पास आ गया, तो फिर से ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आपने इसमें अमेंड नहीं किया, उन्हें साइन करना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है सर आपकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, बात समझ आ गई कि भैया ये इसमें पॉकेट वीटो क्या होता है कि भैया ये रख देंगे, बस रख देंगे, ना तो उस पर कुछ जवाब देंगे, ठीक, कि मतलब आप इस पे क्या बोलते हैं, इसमें कुछ अमेंड करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना उस पर साइन करेंगे, सिर्फ उसको अपने पास रख लेंगे, कब तक के लिए? जब तक कि उनकी मर्जी हो तब तक के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। इसमें तो भैया मना कर देते थे कि मतलब नहीं होगा तो भैया बस एक्ट नहीं बन पाएगा। हमने इसमें पढ़ा क्या था, इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस क्या है, जब बिल इनके पास आता है तो उसमें साइन नहीं करते, साइन जब करते ही नहीं है तो इनको पता पड़ जाता है। अब भैया उन्होंने बोल दिया ना कि जब साइन एक्सेंट नहीं देंगे, विथ होल्ड कर दिया उन्होंने अपने पास, एसेंट नहीं देंगे तो बस बिल पास नहीं होगा। पर इसमें तो ना वो कुछ बताते थे ना कुछ बोलते थे, बगैर कुछ बोले समझे अपने पास रखे रहते थे इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो लग गया है। ठीक, ये थी आपकी वीटो पावर। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। ये तो हम कहाँ की बात कर रहे थे, आपकी क्या बोलते हैं, सेंटर की बात कर रहे थे। पर वीटो पावर प्रेसिडेंट जो है स्टेट पे भी लगा सकते हैं, पर ऐसे कैसे सर? वो तो गवर्नर का काम होता है, तो गवर्नर जो है, गवर्नर भी लगाता है, पर वो किसी कारणवश प्रेसिडेंट के लिए रखा रहता है। ठीक, अभी गवर्नर जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटर कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट। जैसे कि यहाँ पे लोकसभा में बिल पारित हुआ, पास हो गया, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, फिर पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। वैसे ही स्टेट में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उसमें पारित होकर पास होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर होगी उस स्टेट में तो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर सीधे गवर्नर के पास जाएगा। अगर गवर्नर साइन करेंगे तो बिल एक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक। पर प्रेसिडेंट के लिए, पर प्रेसिडेंट जो स्टेट में भी कर सकता है इन केस द बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर साहब इस बिल को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार इसमें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं इसको किसके लिए बचा के रखूंगा? प्रेसिडेंट साहब के लिए बचा के रखता हूँ। ठीक, तब प्रेसिडेंट साहब इस पे अपना जो भी होगा वो करेंगे। देन प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये तो इतनी सी बात थी, ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर की इतनी सी बात थी, ये नई बात है कि भैया अगर प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे अपनी वीटो पावर नहीं लगा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में कभी पास नहीं होती, वो हमेशा पार्लियामेंट में पास होती है, मतलब पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट साहब को साइन करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी? ठीक है सर, ठीक है, कोई बात। अब हम बात करते हैं, देखिए ऑर्डिनेंस से बताया इमरजेंसी और पार्डनिंग पावर। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अब समझो, एक नई चीज आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये क्या होता है बताते हैं। जैसे ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? ये आर्टिकल 123। ठीक, आर्टिकल 123 के तहत आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है, ये जैसे दिया भी है। आर्टिकल देखो क्या होता है, आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन empowers दैट प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during the recess of parliament.
These ordinances have the same force and effect as an act of parliament but are in the nature of temporary laws. अब देखो ऑर्डिनेंस मतलब होता क्या है कि मान लीजिए सर, अच्छा एक मिनट इसको थोड़ा मिटा दें क्या, 2 मिनट। मान लीजिए आपकी जो राज्यसभा लोकसभा जैसे जो है वो सेशन में नहीं है, सपोज के लिए आपकी जो लोकसभा है, जैसे हमने बोला कि भाई कई सारे सेशन होते हैं, ऐसा तो नहीं लोकसभा की 365 दिन ओपन रहती है, हर दिन होता है, ऐसा नहीं है। सेशन होता है, फिर गैप होता है, छुट्टी रहती है, फिर सेशन होते हैं, ठीक। मान लीजिए अगर लोकसभा में सेशन नहीं है, रिसेस है, मतलब छुट्टियां हैं, ठीक। और किसी जरूरी काम, किसी जरूरी टॉपिक पे प्रेसिडेंट साहब को इमरजेंसी लॉ बनाना है, तो वो एक चीज प्रोमलगेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ये वर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि इस वर्ड को इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि इस टाइम पे आपका जो लोकसभा है ना वो प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब सेशन में नहीं होता है। ठीक, बात समझ आ गई। कोई भी, चाहे लोकसभा ले लो चाहे राज्यसभा, वो सेशन में नहीं होता है उस टाइम जब प्रेसिडेंट अपना लॉ या जो भी ऑर्डिनेंस इशू करता है, तब हम उसे बोलते हैं, ठीक। फिर क्या होता है देखो बताता हूँ। अब जब प्रेसिडेंट साहब ने जब ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तब ऑन द स्पॉट देखो क्या है, ऑर्डिनेंस समझ में आ गया कि भैया ऑर्डिनेंस कब इशू होगा, जब या तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं होंगे या तो इनमें से कोई एक होगा। ऑर्डिनेंस एक तरीके का लॉ ही समझो, ठीक। बस इसको वर्ड अलग दे दिया, ऑर्डिनेंस एक तरीके का लॉ ही समझो जिसको कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट। हालांकि ये सब लॉ वो बनाने का काम किसका है सर, पार्लियामेंट का है कि लोकसभा बिल करेगी फिर वो लॉ बनेगा। पर किसी अर्जेंट मैटर पे अगर कुछ होता है तो प्रेसिडेंट सीधे ऑर्डिनेंस इशू कर देगा और उसे हम मानेंगे। वो क्या बन गया है थोड़ी देर के लिए, वो क्या बन गया है, वो आपका टेम्पररी लॉ बन गया है, ठीक, बगैर इनसे पास हुए। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों तो सेशन में नहीं थे। बट अब आगे आगे कहानी देखो क्या बोलता है ये। द ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट आर इन द नेचर ऑफ टेम्पररी लॉ। जो प्रेसिडेंट साहब ने जिस भी अर्जेंट मैटर पे वो लॉ बनाया है उसको हम मानेंगे। हालांकि अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हो गया है बट फिर भी हम उसको मानेंगे as a temporary law. The ordinance making power is the most important legislative power of the president. It has been vested in him to deal with unforeseen or urgent matter. ये कब ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस कब इशू होता है, किसी अर्जेंट मैटर पे, ठीक। ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली when both houses of parliament are not in session or when either of the two houses of parliament is not in session, ठीक। या तो दोनों में से कोई सेशन में नहीं होगा या दोनों में से कोई एक नहीं होगा। An ordinance can also be issued when only one house is in session because a law can be passed by both houses and not by one house alone. ठीक, बात समझ में आ गई। This means that the maximum life of an ordinance can be 6 months and 6 weeks in case of non-approval by the parliament, 6 months being the maximum gap between the two sessions of the parliament. क्या बकवास करके गए, एक और बात सुन लो सर। देखो इमरजेंसी पावर बाद में बताता हूँ भैया। एक टाइम चल रहा था, गर्मियों का टाइम था, लोकसभा राज्यसभा दोनों बंद पड़े हुए थे। क्या पड़ा था, ताला पड़ा हुआ था अंदर में। कुछ अर्जेंट मैटर उठता है, प्रेसिडेंट साहब उस पर फट से लॉ बना देते हैं। कौन बना देता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब को लगता है नहीं यार ये बहुत अर्जेंट मैटर है, इस पर लॉ बनाना जरूरी है। तो ये दोनों तो ताला बंद था। कोई भी लॉ कब बनता है, जब इन दोनों से पास होता है तभी लॉ बनेगा। ऐसे तो इंस्टेंट बन ही जाएगा, पर ये दोनों तो छुट्टी पे थे तो प्रेसिडेंट साहब ने इस पर लॉ बनाया और उसको फोर्स कर दिया। अब इन लोग को खैर बाद में पता पड़ा, पर इस लॉ को सब मानेंगे, पर कब तक मानेंगे, एज अ टेम्परेरी लॉ मानेंगे। कहानी ये होती है कि सेशन का जो गैप होता है, हमने बोला था सेशन में, पर हर सेशन का जो एक नया जब सेशन और पुराने सेशन में गैप कितना होता है सर, 6 मंथ का गैप होता है। कि मान लो जैसे कोई भी सेशन है, ये सेशन हुआ, सेशन खत्म हो गया, 6 महीने बाद न्यू सेशन स्टार्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि भैया सेशन के बीच का गैप मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है, ठीक। तो ये लॉ क्या चल रहा है, चल रहा है 6 महीने बाद जब लोकसभा राज्यसभा वापस आएगी, ये वापस आ गई, तब फटाफट सबसे पहला काम इनका क्या होगा कि इस लॉ को हाउस में हाउस में इम्प्लीमेंट करें, मतलब बिल में इंट्रोड्यूस करें, ठीक, हाउस में इंट्रोड्यूस करें। और कब तक के अंदर, जैसे 6 महीना तो उन्होंने ज्यादा ले लिया, और 6 महीना और 6 हफ्ते के दिन, 6 मंथ 6 वीक बोला है ना, 6 हफ्ते के अंदर इनको वो लॉ पास करना पड़ता है। बात समझ आ गई भैया। हमने इतना बोला कि दो सेशन के बीच 6 महीने का अंतर होता है, इसलिए 6 मंथ तो इस लॉ की वैलिडिटी है। इसकी वैलिडिटी कब है, टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी मतलब कब तक, 6 मंथ। 6 मंथ क्यों, क्योंकि दो सेशन के बीच का डिफरेंस ही 6 मंथ का होता है। अब ये दोनों आ गए, 6 महीना पूरा हो गया, ये दोनों आ गए। अब फटाफट इनको क्या काम करना पड़ेगा, इस लॉ को हाउस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा, ठीक।
कब तक के, इन दोनों को ये कब तक काम करना पड़ेगा, 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक के अंदर। ठीक। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर ये दोनों नहीं करते हैं, तो इसलिए इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक रहेगी, उसके बाद काम, इसको लॉ नहीं माना जाएगा। मतलब कब नहीं माना जाएगा, जब ये लोग आ गए और इन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो अब तक इसकी 6 मंथ मानी जाएगी और इस लॉ को इस लॉ या अपनी लॉ अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है सर, इसलिए इसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सबसे बड़ी पावर मानता है एज ए लेजिस्लेटिव में। ठीक। आर्टिकल 123 के तहत ये कब चलता है, जब दोनों हाउसेज सेशन में नहीं होती या फिर कोई एक भी सेशन में नहीं होता है तो। ठीक। 6 मंथ प्लस 6 वीक तभी होगा जब आपका पार्लियामेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस करेगा। अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं करता है सेशन में आने के बाद भी, तो हम इसको 6 महीने ही मानेंगे। ठीक। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं सर आपकी इमरजेंसी पावर्स की। इमरजेंसी पावर्स क्या होती है सर? 3 तरीके की इमरजेंसी पावर है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेट इमरजेंसी। ठीक। हम इमरजेंसी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना समझो कि नेशनल इमरजेंसी कंट्री के लिए लगती है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी स्टेट के लिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब पैसों की कुछ अभी जैसे देखो, एक एग्जांपल याद आ गया कि जब कोरोना था, तब सबकी तनख्वाह कट रही थी, पैसे कम कम आ रहे थे, तो वो एक तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। हालांकि उसको बोल के लागू नहीं किया गया, बट एक तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी थी कि सबके पगार से पैसे कट रहे थे, पैसों की किल्लत हो रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत, प्रेसिडेंट रूल 356 या 365, उल्टा एक ही है। ठीक। और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, इसको याद रखना। और इमरजेंसी कौन लगाता है? आपका प्रेसिडेंट लगाता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं अपना लास्ट पे, क्या है आपका? पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग मतलब क्या होता है? माफी। माफी। ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं। देखो, पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल के तहत बताता है? आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empower दैट प्रेसिडेंट grant pardon to person who have been tried and convicted of any offense in all cases। अब देखो, ये ऐसी पावर है जिसमें कोई भी आदमी है, अगर उसको जेल वेल या कुछ भी अलग अलग तरीके की जो सजा होती है, उससे बचने के लिए ये पावर है। प्रेसिडेंट का अगर मन करता है तो वो दे देता है, किसी से डिपेंड नहीं रहता। ये बड़ी बात है। ठीक। पार्डनिंग पावर पे देखो क्या है। पहली चीज क्या है? पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। ये कब देंगे? जब पनिशमेंट मिली होगी ऐसे यूनियन लॉ के अगेंस्ट में, उसने अगर कुछ अलग सा क्राइम किया होगा। ठीक। किसको दे सकते हैं? पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, उस आदमी को जिसका कोर्ट मार्शल हुआ होगा। जैसे आर्मी ऑफिसर है तो कोर्ट मार्शल वो होता है कि आपको दखल कर दिया जाता है आर्मी से। ठीक। तो उसको हम बोलते हैं कोर्ट मार्शल। ठीक। एंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, और अगर किसी को डेथ फांसी की सजा हुई, तो वहां से भी प्रेसिडेंट उसको मना कर सकता है कि नहीं, इसको फांसी की सजा नहीं होगी, इसको बाइज्जत बरी कर दो। ऐसा है, ये है पार्डनिंग पावर। ठीक। अब पार्डनिंग पावर भी 5 तरीके की इसमें बताई गई है। पहली बताई गई है सर पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है? इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व्स कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। मान लीजिए सर, कोई आदमी है, इसको 20 साल की सजा हुई, 20 साल की सजा हुई या फिर फांसी भी हुई, अगर मान लो इसको डेथ की भी सजा हुई, तो प्रेसिडेंट ये पार्डन लगा के, 20 साल की सजा होगी तो वो भी खत्म कर देंगे, फांसी हुई होगी तो वो भी खत्म कर देंगे। पूरी तरीके से कोई भी पनिशमेंट होगी 20 साल की या सजा होगी, पूरी तरीके से खत्म करके एक इसको सीधा साधा इंसान बना के बाहर छोड़ देंगे। ठीक। ये होती है पार्डनिंग पावर। दूसरी आती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब कम करना। इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अ डेथ सेंटेंस में बी कम्यूट टू अ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विच इज टर्न में बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजमेंट। जैसे कि कम्यूटेशन मतलब होता है कि अगर कोई हार्ड पनिशमेंट दिए तो उससे कम ले लो। जैसे कि सपोज मैं बोल दूं कि एक टीचर थे, टीचर किसी बच्चे ने मस्ती करी, तो टीचर ने 10 राउंड लगाने की बजाय, जैसे मान लो, हाँ, टीचर ने बोला कि जाओ तुम जाके 10 राउंड लगाओ। आपके प्रिंसिपल साहब आए, प्रिंसिपल साहब का फेवरेट बच्चा था, उसने बोला कि नहीं तुम 2 ही राउंड लगाओ, तो उसने क्या लगाया? कम्यूटेशन। पनिशमेंट तो दी पर कम कर दी। बस वैसे ही प्रेसिडेंट साहब करते हैं। क्या करते हैं कि अगर मान लो फांसी की सजा है, फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा को हटा के वो बोलते हैं कि बस इसको 10 साल की जेल दे दो और रिहा कर दो। मतलब 10 साल की जेल दे दो, फांसी की सजा मत दो। तो हम उसे क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक। बात समझ आ गई? फिर आता है सर रेमिशन।
It implies reducing the period of sentence without changing its character. For example, a sentence for a rigorous imprisonment for 2 years may be remitted to rigorous imprisonment of 1 year. ठीक, रिएमेशन भी लगभग लगभग ऊपर पहले के जैसा ही है। ठीक, कि वो क्या करता है, पीरियड को कम कर देता है, पनिशमेंट को नहीं बदलता सर, वो पीरियड को कम कर देता है। कम्यूटेशन मतलब हम अगर डेथ की भी सजा मिल गई ना, तो भी हम उसे दूसरे पनिशमेंट में बदल सकते थे। पर रेमिशन में क्या होता है कि अगर 10 साल की है तो हम उसे 5 साल की सजा दे 5 साल की सजा देंगे। ठीक, हम पनिशमेंट नहीं बदल रहे हैं, बस पीरियड बदल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रीएमिशन। ठीक, फोर्थ आता है सर आपका रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या बोलता है, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। ये कमी उन लोग को दिया जाता है जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ठीक, ऑफ अ कन्विक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर। ये मतलब वही काम है कि भैया आप सेंटेंस को जो है, जो भी आपकी पनिशमेंट आप उसको कम कर दे रहे हो। पर सिर्फ किसके लिए, ये किसके लिए होती है रेस्पाइट, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज होते हैं, जैसे वुमेन के प्रेगनेंसी के दौरान या किसी भी अन्य दौरान। ठीक, बेसिकली इसी को मानो प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। ठीक, ऑफेंडर। ठीक, नेक्स्ट आता है सर आपका रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस स्पेशली दैट for a temporary period it pursues is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation for the president। रिप्राइव मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के रुक जाना होता है। मान लो इसने बोला कि कोर्ट ने आदेश दिया इसको इस डेट को 6 बजे फांसी होगी, प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं नहीं, इस डेट को फांसी मत दो, बाद में देना। ठीक, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, उसको अभी थोड़ी देर के लिए टाल दिया। क्या कर दिया, टाल दिया। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्राइव कर देना। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये आपके पार्डनिंग पावर थी। पहला था पार्डन, जिसको आप कोई भी किसी भी तरीके की पनिशमेंट हो, चाहे डेथ हो चाहे कुछ भी, आप उसे एकदम खत्म कर देते हैं और उसको रिहा कर देते हैं। कम्यूटेशन में आप एक पनिशमेंट के फॉर्म से दूसरे पनिशमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर डेथ है तो आप उसे जेल की सजा बोल देते हैं कि बस जेल में रहने दो। ठीक, रेमिशन में क्या होता है कि आप पीरियड कम करते हैं, 10 साल की सजा है तो आप 5 साल की सजा कर देते हैं। रेस्पाइट में सिर्फ उन लोग को दिया जाता है जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ठीक, इसमें भी हम पीरियड को कम ही करते हैं। रिप्राइव में अगर कोई स्पेशली डेथ के सीन में ये होता है कि अगर मान लो आज फांसी की सजा सुनाई है तो उसको हम आज ना देके बाद में देंगे। ठीक, ये होता है रिप्राइव। अब इतना ही था सर आपका प्रेसिडेंट साहब। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि हमने पढ़ा आर्टिकल 52 बोलता है कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। 53 हमारी एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है, हमारी नहीं मतलब प्रेसिडेंट साहब की। 54 इलेक्शन बताता है। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। 58 क्वालिफिकेशन। 60 ओथ एंड अफर्मेशन। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 71 याद कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो देखते हैं। 72 पार्डनिंग पावर और 123 पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। ये था सर आपका पूरा प्रेसिडेंट साहब की कुंडली। ठीक सर, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अब तक जितना ही पढ़ा होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और सर जितना हो सके इन सब चीज़ों का आप जितना रिवीजन करोगे और जितने इसकी प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू लगाओगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पर आप इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तब आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब बात आएगी सर गवर्नर है। गवर्नर भी सिमिट्री है, मतलब इसी की जैसा, डिट्टो इसी की जैसा है। बस कुछ कुछ अलग अलग चीजें कहीं ना कहीं मतलब बदली है, तो उसे हमें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसे बस रीड करेंगे और समझते जाएंगे। ठीक सर, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हेल्प आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।